So today we are going to start our last topic of non-profit organization. Today we are going to discuss about the consumable items and its treatment in the preparation of income and expenditure account. So first of all we should know the meaning of consumable items. किन चीज़ों को consumable items बोला जाता है? Let's take an example के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में अगर आपको स्टेशनरी दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन आपका एडजस्टमेंट में नहीं है, तो सिंपल सा है कि स्टेशनरी को हम लोग रेवेन्यू पेमेंट समझते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम लोग कौन सा कॉलम में लिखते हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं। सिमिलर केस में अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बा स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, उसको हम लोग कैपिटल समझते हैं और वो कैपिटल को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में स्टेशनरी लिखा हुआ है 400 का और आपका कुछ एडजस्टमेंट में है कि मान के चलो कि ओपनिंग स्टॉक आपका है, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है 100 और आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सपोज 200। नाउ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में स्टेशनरी है आपका 400 और उसके साथ आपका एडजस्टमेंट है, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है आपका 100 रुपीज़ और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 400 रुपीज़। तो अभी देखिए कि स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक था आपका 100, ड्यूरिंग द ईयर में आपने 400 का परचेस किया था, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था आपका 500 रुपीज़। पहले का स्टेशनरी मेरा 100 रुपीज़ का था, ड्यूरिंग द ईयर में हमने 400 का स्टेशनरी परचेस किया था, सो इट मीन्स दैट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मस्ट बी 500 रुपीज़, बट इन दिस question the closing stock is shown 200. So what does it mean? It means that during the year आपने स्टेशनरी का जो 100 था और जो 400 का खरीदा हुआ था, मतलब जो आपके पास 500 का स्टेशनरी था उसमें से आपने 300 का ही स्टेशनरी का यूज़ किया था। इसका मतलब 200 आपका अभी भी बचा हुआ है। तो जितना आपने यूज़ किया है उसको ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमेबल आइटम्स और कंज्यूमेबल थिंग्स मीन्स दोज थिंग्स और आइटम्स which are used by the non-profit organization during a particular period of time। और एक एग्जांपल लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में आपका स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मटेरियल्स दिया हुआ है आपका 1000 का, ठीक है, और इसके साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया रहने से हम लोग क्या समझते हैं, इट इज़ ए परचेज ऑफ एसेट, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल पेमेंट समझ के हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ ये स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ अगर आपका कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे भी आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 500 का और क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 1200 का। आप बात को समझिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में आपका स्पोर्ट्स मटेरियल है 1000 का और ओपनिंग स्टॉक है आपका 500 और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 1200 का। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले आपका 500 रुपीज़ था, बाद में आपने 1000 का परचेस किया था, इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक 1500 का होना चाहिए था, बट द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन 1200 रुपीज़। इट मीन्स दैट कि ड्यूरिंग द ईयर में आपने कितना का 300 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ किया था, इसलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक 1200 का शो हो रहा है। तो जो भी आपने यूज़ किया है उसको आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है। पहले बात तो ये है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर आपका दिया हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन हो तो रिकॉर्ड होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ उसका कोई एडजस्टमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब कितना का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने ड्यूरिंग द ईयर में यूज़ किया है उसको आपको लिखना है बाय एज्यूमिंग इट इज ए केस ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज ए केस ऑफ कंजम्पशन। तो ये कंज्यूम किया था, इतना का कंज्यूम मतलब यूज किया था, तो ड्यूरिंग द ईयर में इस केस में 300 को ही हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किया था। तो जितना का आइटम्स और जितना का मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर में
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। तो एग्जांपल के तौर पे स्टेशनरी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे मेडिसिन हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो सकता है। तो जो भी आइटम्स के अगेंस्ट में आपका कोई इंफॉर्मेशन बचा हुआ है तो उसको आपको लिखना है। नाउ व्हाट एवर जो भी डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सीधा क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 आपका है 2017 आपका है 4700। तो इस क्वेश्चन में आपका स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है, इस क्वेश्चन में आपका क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है। तो हम लोग दो लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पहला वाला आएगा स्टेशनरी का लेजर अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। नेक्स्ट आएगा आपका क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल फास्ट। तो स्टेशनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 स्टेशनरी इज एन एक्सपेंसेस अकाउंट, हैंस इट इज अ डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग साइड आपका आएगा डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD अमाउंट विल बी 8000। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस CD अमाउंट है 6000। नेक्स्ट क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस BD अमाउंट 9000। 31 March 2017, okay, not 16, okay, 7 to balance CD amount will be 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इतना का स्टेशनरी खरीदा हुआ था। तो स्टेशनरी कितना खरीदा, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4700। यहाँ पे आपका कुछ मेंशन नहीं है कि ये आप 47,000 का आपने स्टेशनरी कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, कुछ मेंशन नहीं है। तो ये स्टेशनरी आपने किस में खरीदा, कोई भी मेंशन नहीं है स्टेशनरी परचेज। तो हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी परचेज क्या था, एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनरल एंट्री। तो स्टेशनरी अकाउंट में लिखेंगे कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे कैश परचेज, अमाउंट आएगा आपका 47,000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमेशा आपको क्रेडिटेड अकाउंट पहले क्लोज करना है 11,000, और जो भी बैलेंस बचेगा 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 बाय स्टेशनरी अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा 2000, यहाँ पे आएगा आपका क्रेडिट परचेस। तो स्टेशनरी अकाउंट में कौन सा साइड में आएगा, डेबिट में, टू क्रेडिटेड अकाउंट amount 2000, close both the sides, 49, 57,000, it will be here 57,000 और माइनस करने से आएगा आपका बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका आएगा 51,000 balance transferred. Okay, so this is the first solution. Next, come to the next topic.
Practically from the following information calculate the amount to be posted to income and expenditure account for the year ended 31st December 2010 under the head of stationery expenses. Stationery का opening balance closing balance है, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है एंड कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी है। तो इन दिस केस यहाँ पे भी आपका दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो इन्फॉर्मेशन है, एक आपका स्टेशनरी का है और एक आपका क्रेडिटर का है। तो फिर से हमको दो लेजर अकाउंट बनाना है। तो एक हमने स्टेशनरी का लेजर अकाउंट बनाया, एक अपने क्रेडिटर का लेजर अकाउंट बनाया। तो स्टेशनरी का लेजर अकाउंट में पहले आपका क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, इसलिए डेबिट बैलेंस में आएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, इट इज अ डेबिट बैलेंस अमाउंट 400। क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट में 31st December 2010 बाय बैलेंस CD अमाउंट 500। क्रेडिटर का ओपनिंग है, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी अकाउंट 1st January 2010 बाय बैलेंस BD अमाउंट 300। क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका 31st December 2010 टू बैलेंस BD अमाउंट 600। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो जनरल एंट्री क्या बनता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को पेमेंट किया है, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट रिसीवर डेबिट। और मॉडर्न कंसेप्ट में क्रेडिटर लाइबिलिटी, पेमेंट करने से लाइबिलिटी घटता है, जितना भी आप पेमेंट करेंगे आपका लाइबिलिटी कमेगा, तो लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। साथ ही साथ कैश रियल अकाउंट, कैश आपका ऑर्गेनाइजेशन चला गया, रियल अकाउंट गोज आउट क्रेडिट। और मॉडर्न में क्या होता है, कैश एसेट, जितना भी पेमेंट करेंगे आपका कैश बैलेंस घटेगा, मतलब एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो जनरल बनता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कौन सा अकाउंट में पोस्टिंग होगा, जी हाँ, क्रेडिटर में पोस्टिंग होगा 1st January 2010 टू 31st December 2010 टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगा आपका कितना 3200। नेक्स्ट अमाउंट नेक्स्ट है दिया हुआ है कैश परचेस ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी परचेस किया था, तो स्टेशनरी परचेस करने से क्या एंट्री होता है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो कौन सा अकाउंट में आएगा, स्टेशनरी में 1st January 2010 टू 31st December 2010 लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 1300। पैकेट में लिख सकते हैं कैश परचेस। तो स्टेशनरी परचेस की एंट्री होता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी मतलब एक्सपेंसेस होने से डेबिट बैलेंस, कैश आपका रियल अकाउंट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग क्लोज करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगेन इन दिस केस द two accounts are there, one is stationery account, one is the creditor account. So first of all you have to close the creditor account to find out if there is any credit purchase. तो देखते हैं इस साइड में आपका 3800, सेम बैलेंस विल बी हियर 3800। तो डिफरेंस में आपका आएगा 1st January 2010 टू 31st December 2010 लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट परचेस। तो एक साल में आपने क्रेडिट में 3500 का स्टेशनरी परचेस किया था। तो स्टेशनरी क्रेडिटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में आपका स्टेशनरी है, तो इसका डुअल एंट्री होगा, सेम डेट, स्टेशनरी है क्रेडिट, तो इस साइड में कौन सा साइड में आएगा, डेबिट। तो लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट परचेस, अमाउंट आएगा 3500, प्लस करने से कितना 35, 4800, 5200। सो 5200 इस साइड में भी लिखेंगे हम लोग 5200, और जो भी बैलेंस बचेगा वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करेंगे 31st December 2010 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड। कितना आएगा 4700।
4700 को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि स्टेशनरी के जो भी बैलेंस था, स्टेशनरी का बैलेंस आपका क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया नहीं था। हाँ, स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस था, स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस था, क्रेडिटर का ओपनिंग था, क्रेडिटर का क्लोजिंग था, स्टेशनरी आपने कैश में परचेस किया, क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया। तो जितना भी एंट्रीज है, जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन से आपको निकालने क्या दिया था कि कितना अमाउंट, कितना का स्टेशनरी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेशनरी अकाउंट बनाया और क्रेडिटर अकाउंट बनाया। तो ओपनिंग बैलेंस पुट किया, एट द सेम टाइम हमने क्लोजिंग बैलेंस भी पुट किया, क्रेडिटर का ओपनिंग पुट किया, क्रेडिटर का क्लोजिंग पुट किया। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन था, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो उसका जर्नल एंट्री हमने किया, स्टेशनरी परचेस किया था, स्टेशनरी परचेस का जर्नल एंट्री किया, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा आपको कौन सा अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करना है। तो हमने क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज कर दिया और जितना भी बैलेंसिंग फिगर आया वो क्रेडिट परचेस आया, तो उसको हमने कहा पोस्टिंग किया, स्टेशनरी अकाउंट में पोस्टिंग किया। किस लिए पोस्टिंग किया? स्टेशनरी अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में, तो इसका जर्नल एंट्री होता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। लेजर में अगर क्रेडिट है तो जर्नल में क्या होगा, इसका डेबिट। कौन सा अकाउंट में है? क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर अकाउंट बन जाएगा आपका क्रेडिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट में स्टेशनरी पोस्टिंग नहीं होगा, क्रेडिट बैलेंस था, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा साइड में लिखा? डेबिट साइड में लिखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमेबल आइटम्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन कमेंट इट।